हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का पेपर नंबर 8। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 8 का। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स। आपको 4 मेथड्स नीचे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द मेथड्स गिवन अबव कैन बी अप्लाइड टू करेक्ट द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। यानी कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को ठीक करने के लिए ऊपर दिए गए कौन कौन से मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला मेथड है इम्प्रूविंग ड्रेनेज। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही मेथड है, इस जिसको अप्लाई करके हम लोग सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को ठीक कर सकते हैं। अब बताइए कैसे? क्योंकि कोई जैसे गहरा ज़मीन है तो उस पर जो पानी आके जम जाता है, तो फ्रेंड्स पानी अपने साथ सॉल्ट को लेकर के आता है और वहाँ जम जाता है, और वो पानी एक ना एक दिन तो इवेपोरेट होगा। जब पानी इवेपोरेट होगा या फिर अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो सरफेस पर बच जाता है तो वो सॉल्ट बच जाता है, एंड दैट इज सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी अतिरिक्त पानी उस ज़मीन पर जमा हुआ है उसको हम लोग ड्रेन करवा दें। ठीक है, इसलिए अगर ड्रेनेज का इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो वहाँ से जो भी अतिरिक्त पानी वहाँ पर जमा हुआ है उसको हम लोग वहाँ से हटा के और सॉल्ट को डिपॉजिट होने से बचा सकते हैं। तो पहला जो आपका मेथड है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड मेथड है लीचिंग, तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लीचिंग मेथड का यूज़ करके भी हम लोग सॉल्टेड सॉइल्स को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है बेसिकली, इसमें ये करते हैं कि जो लो सॉल्ट वाटर है, यानी कि लो सॉल्ट वाटर को हम लोग उस अफेक्टेड सॉइल पे डालते हैं। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में डालते हैं ताकि जो भी सॉल्ट है वहाँ पर जमा हुआ वो उसमें सॉल्यूबल हो जाए, वो उसमें डिजॉल्व हो जाए और उस पानी के साथ, यानी उस पानी के साथ डिजॉल्व होकर के रूट जोन से नीचे चला जाए। अपना यही टारगेट होता है लीचिंग में। तो लीचिंग भी आपका एक सही मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आइए इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स, इवेपोरेशन जो है वो सॉल्ट डिपॉजिट को और बढ़ा देता है, क्योंकि पानी जो है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, जो सरफेस पे एकदम प्योर सॉल्ट बच जाता है। तो इसलिए आपका जो तीसरा मेथड है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को आपको ठीक करना है तो इवेपोरेशन को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इंक्रीज करने से सॉल्ट जो है वो और बढ़ता है। तो इसलिए तीसरा मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। जो आपको थर्ड नंबर में जो मेथड दिया गया है दैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो उसके बाद जो फोर्थ है अप्लाइंग केमिकल ट्रीटमेंट्स लाइक एडिंग जिप्सम। तो फ्रेंड्स, केमिकल ट्रीटमेंट वन ऑफ द ऑप्शन, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट तो एक ऑप्शन है ही जिसके थ्रू अपन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को ठीक कर सकते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द थ्रेट टू अर्थ बायोडाइवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अर्थ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो थ्रेट है उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा है। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला है करेंटली द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 6th मास एक्सटेंशन। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड विच इज़ फास्टर दैन द प्रीवियस 5 एपिसोड, यानी पिछले 5 एक्सटेंशन जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो अभी करंट फेज चल रहा है दैट इज 6th मास एक्सटेंशन, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बताया जा रहा है फ्रेंड्स। और ये जो है पिछले 5 एक्सटेंशन से काफ़ी फास्टर रेट पर हो रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है स्टेलर सीको एंड क्वागा आर नाउ एक्सटिंक्ट। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेलर सीको ये रसिया में पाया जाता है, ये हो गया। डोडो हो गया आपको जो मॉरिशस में पाया जाता है, क्वागा हो गया जो अफ्रीका में पाया जाता है, थैलासीन हो गया जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 6th मास एक्सटेंशन के तहत। यानी सोचिए इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी रिस WRIS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, रिस के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा है। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स द कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिया सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो रिस है इंडिया यानी वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये अभी अभी हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा एक न्यू फंक्शनैलिटीज़ और न्यू फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज। उसका काम ही होगा टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिया सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपके सामने वो कम्प्रीहेंसिव मतलब सारे प्रकार के इन्फॉर्मेशन ला करके रखेगा। ठीक है, रिलेटेड टू ऑल द वाटर रिसोर्सेज। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एंट्री ले सकता है, यानी कि दोनों ही लोग इस पोर्टल पे जा कर के अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद इसका जो डाटा है वो हम लोगों के लिए भी ओपन होता है, यानी डाटा इन द रिस सिस्टम इज़ ओपन टू द पब्लिक ऑल्सो। हम और आप भी इसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस पोर्टल पे जाना होता है और वो पोर्टल है www.indiaris.gov.in। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप खोल करके चेक कर सकते हैं। तो आपका देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही गया। सेकंड स्टेटमेंट है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट वाटर एजेंसीज आर अलाउड टू एंटर एंड मैनेज द डाटा इन द रिस। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट है डाटा इन द रिस सिस्टम इज ओपन टू पब्लिक, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है।
यानी आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म स्टोन लेप्रेसी इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स स्टोन लेप्रेसी किस चीज़ से, यानी जो ये टर्म है स्टोन लेप्रेसी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स स्टोन लेप्रेसी जो है इसी एसिड रेन के वजह से जो रॉक्स और मार्बल्स का डैमेज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोन लेप्रेसी, ठीक है। यानी कि रॉक्स और मार्बल्स यानी जो भी स्टोन्स हैं उन पे एसिड रेन के वजह से जो क्षति होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोन लेप्रेसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें ऑप्शन सी। देखिए द डैमेज काउज्ड टू द रॉक्स एंड मार्बल्स बाय एसिड रेन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोन लेप्रेसी या फिर मार्बल लेप्रेसी। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्या हुआ कि एसिड रेन को एक कारण बताया जा रहा है, जो ताजमहल है आगरा में उसके वॉल्स को पे कुछ डैमेजेस देखे गए हैं और उसको एसिड रेन का कारण बताया गया है, तो इसलिए ये स्टोन लेप्रेसी टर्म एक उभर करके आया है। और आप समझ गए एसिड रेन की वजह से जो डैमेज होता है स्टोन पे, तो उसको हम लोग स्टोन लेप्रेसी बोलते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द डैमेज काउज्ड टू द रॉक्स एंड मार्बल्स बाय एसिड रेन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया देवरेश काबूस एंड देरवरा कादूस आर। तो फ्रेंड्स ये सब यानी ये जो नाम मैंने पढ़े आपको देवरेश काबूस देरवरा कादूस, तो ये सब क्या है? इनके कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए ये सब क्या है? तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे रीजनल फॉरेस्ट हैं या ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनका रिलीजियसली काफ़ी इंपॉर्टेंस है कुछ कुछ स्टेट में। जैसे ये जो काबूस है आपका, ये केरला में एक काफ़ी मतलब इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो और ऐसे सभी फॉरेस्ट को या ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स जो आपके ऑप्शन डी में है, सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। जिस ग्रुप ऑफ या जिस ग्रुप्स को रिलीजियसली इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपको नाम दिए गए हैं ऊपर में, देवरेश काबूस और दरवरा कादूस, तो ये सारे सैक्रेड ग्रुप्स के पार्ट हैं, ठीक है। ये सारे किसी न किसी रीजन में, जैसे आपका ये जो देवरेश हो गया ये महाराष्ट्र में मिलता है, काबूस हो गया, काबूस आपका केरला में है, यानी केरला में एक ग्रुप ऑफ ट्रीज़ है या फॉरेस्ट कह लीजिए जिनको सैक्रेड ग्रुप्स के रूप में जाना जाता है। यानी वहाँ के जो भी ट्रीज़ हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियसली। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, सैक्रेड ग्रुप्स। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यानी देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों को साथ ले लिया है ये, ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये आपका इकोसिस्टम का डेफिनेशन बता दिया है दूसरे तरीके से। दीज आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ नेचर विच शो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द अबव पैसेज। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही मतलब पैसेज के आधे पार्ट में ही बता दिया था कि ये आपका इकोसिस्टम का डेफिनेशन है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इकोसिस्टम। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स PLI स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है। PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये एक नेशनल पॉलिसी का एक पार्ट है जिसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। उसका एम है टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना है उनके लिए यह क्या काम कर रहे हैं कि उनके लिए ये हर मैन्युफैक्चरर को जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सब के लिए एक इंक्रीमेंटल सेल पर 4 से 6% का इंसेंटिव लेकर के आए हैं। यानी वो जितना अभी प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं उसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उसका 4 या 6% इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उन सारे मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंसेंटिव इसलिए लेकर के आया जा रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको बूस्ट मिले, यानी उनके बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के लिए इस इंसेंटिव को लाया गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर देखिए पहला ऑप्शन, द स्कीम गिव्स इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, परसेंटेज इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हाँ ठीक है, ये 4 से 6% का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इनका मेन एम है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है in the context of environment and ecology consider the following statements regarding standing crop।
तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। उसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। ये तो या तो हो सकता है टोटल अमाउंट, या फिर वेट हो सकता है, या फिर एनर्जी कंटेंट हो सकता है, एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कहीं किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्ट करने वाला ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी कंटेंट या फिर वेट या फिर टोटल अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड नंबर में आइए। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है बिकॉज जो स्टैंडिंग क्रॉप है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया था, पहला इनकरेक्ट और सेकंड आपका करेक्ट हो गया है। तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है NVSATS India report publishes data on various environmental factors as a means to raise awareness about environmental issues. It is released annually by। यानी कि ये जो इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक इंडिया रिपोर्ट है, ठीक है, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, आपसे उसका नाम पूछा गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है या उस मिनिस्ट्रीज़ का नाम पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI के अंदर आता है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन डी। देखिए NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि किसके अंदर आता है, MOSPI के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और फ्रेंड्स ये NVSATS इंडिया 2020 रिपोर्ट के कुछ की फाइंडिंग्स हैं वो भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका की फाइंडिंग्स ये है कि द एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज इंक्रीज्ड 82.6%। तो फ्रेंड्स ये जो है 2019 के हिसाब से यानी प्रीवियस ईयर के हिसाब से 82.6% नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है अकॉर्डिंग टू द NVSAT रिपोर्ट 2020। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद द पार्टिकुलेट मैटर साइज जो है वो दिल्ली में आपको यानी कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन सब में दिल्ली में हाईएस्ट मात्रा में देखा गया है। और जो आंध्र प्रदेश है दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन फॉलोड बाई छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज़ द ट्यूबवेल एंड हैंड पंप। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी भी रूरल इंडिया में एक प्राइमरी सोर्स है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग एंटिटीज़। आपको नीचे 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द एंटिटीज़ गिवन अबव कैन बी बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं पहला। तो फ्रेंड्स बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी कि देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स है उसके कई सारे सोर्सेस हैं, यानी वो लिविंग थिंग्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे पोलेंस हो गया, वायरसेस हो गया, मोल्ड्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद हाउस होल्ड पेट्स हो गया, ड्रॉपिंग्स हो गया, बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोचेस हो गया। इन सभी चीज़ों के द्वारा बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपके सारे ही आंसर बन गए, बैक्टीरिया, फंजाई, पोलेंस एंड माइट्स, दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ is a measure taken by the central government to protect Taj Mahal from the adverse effects of the air pollution। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि जो TTZ है दैट वाज द मेजर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द ताज महल फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। यानी कि जो एयर पोल्यूशन से जो ताजमहल के दीवारों पर दाग लग रहे हैं या उसका कलर जो है उसका ब्राइटनेस कम हो रहा है, उस एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए एक TTZ यानी ताज ट्रेपेजियम जोन क्रिएट किया गया था ताकि उस पोल्यूशन के इफेक्ट से बचाया जा सके उस ऐतिहासिक मोनूमेंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दिया गया था। अब उसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी कि उससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है द TTZ हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट AMASR एक्ट 1958। तो फ्रेंड्स पहला ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है बिकॉज TTZ हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द ताज ट्रेपेजियम यानी TTZ पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी 1998। यानी ये 1998 में, 1958 नहीं, यहाँ पे 1958 लिखा हुआ है, ये 1998 है।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो TTZ पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है 1998, उसके तहत TTZ को कंस्टिट्यूट किया गया था। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट है बिसाइड्स द ताजमहल द जोन ऑल्सो कंप्राइजेज द मोनूमेंट्स आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस TTZ जोन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये तीनों ही, यानी ये तीनों इंपॉर्टेंट, यानी ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया और फतेहपुर सिकरी हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। और ये तीनों ही आपको TTZ यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर लाई करते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन टोटल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड में फैला हुआ है। तो आपके पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू ओनली। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेजिंग फूड चेन इज आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन ऑल ग्रेजिंग फूड चेन्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज इन एवरी ग्रेजिंग फूड चेन्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, हर्बीवोर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन। तो फ्रेंड्स जो ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दैट आर हब्स, ठीक है, और हब्स को जो, यानी हब्स को जो खाते हैं दैट इज हर्बीवोरस, तो वो सेकंड लेवल पे ही आते हैं, यानी कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल्स है वही आपका कौन ऑक्यूपाई करता है, हर्बीवोरस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। तो आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल लिखा हुआ है हर्बीवोरस के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज हर्बीवोरस आर ऑलवेज प्लेस्ड एट सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू आधार ऑथेंटिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन आधार नंबर एंड डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसके थ्रू, मतलब वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो आधार नंबर और डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, क्योंकि आपका जो आधार नंबर है उसमें आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी सेव्ड है और आपका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें है, और उसके थ्रू वो वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज आधार ऑथेंटिकेशन। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली पब्लिक एजेंसीज कैन यूज आधार डाटाबेस फॉर ऑथेंटिकेटिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, और ये आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था 2016 में, जिसके तहत उन्होंने जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं यानी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उनको आधार ऑथेंटिकेशन से, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जो उसका अलाउंस था उसको प्रोहिबिट कर दिया था। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ रिसेंटली बीन अलाउड टू बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन। तो फ्रेंड्स आधार कार्ड जो है आपका प्रूफ ऑफ सिटीजन के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट कौन कौन सा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका 1 एंड 2, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, 1 एंड 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉरेस्ट फायर्स आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट बर्न सरफेस वेजिटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर। तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट फायर के क्या क्या इम्पैक्ट्स पॉसिबल हैं वो आपसे पूछा गया है। तो पहला है, इट रिप्लेनिसेस द कार्बन सिंक। तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा फॉरेस्ट ही जब खत्म हो गया तो कार्बन सिंक कहाँ से रिप्लेनिश हो पाएगा। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इससे क्या होता है, डिप्लीशन होता है, बल्कि रिप्लेनिश नहीं होता है, कार्बन सिंक का डिप्लेनिश हो जाता है। रिप्लेनिश नहीं होता है कार्बन सिंक का, डिप्लीशन हो जाता है बल्कि कार्बन सिंक का, बिकॉज वहाँ पे पेड़ ही नहीं बचे जो कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इट रिप्लेनिसेस द कार्बन सिंक, दैट इज इनकरेक्ट, बट इट डिप्लीट द कार्बन सिंक। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट है, देयर इज अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम और रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट तो आपको भी समझ में आ रहा है, जब जंगल में कुछ बचा ही नहीं तो फिर टाइम और रिसोर्सेज का तो लॉस हुआ ना आपको। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट लीड्स टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो फ्रेंड्स वहाँ पे इतने ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होंगे, इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, तो उससे ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो तो होगा ही। तो आपका सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल फॉरेस्ट फायर का इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है इम्पैक्ट नहीं है, दैट इज़ अपोजिट इम्पैक्ट। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 2 एंड 3, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसीज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रीसेटलमेंट एंड हैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है, अगर किसी पर्पस के लिए
हम किसी जगह के पीपल को फोर्स करते हैं टू गिव अप देयर होम्स, रिसोर्स बेसेस, एसेट्स और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मान चलिए मेगा रिवर वैली प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होना है, या बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होना है, ठीक है, या फिर कैनाल सिस्टम डेवलपमेंट करना है, या रेलवे कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, ये सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं दैट काउजेज डिस्प्लेसमेंट एट लार्ज स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, और नेचुरल डिजास्टर तो ऑलरेडी है ही, जो नेचुरली आता है, जैसे बाढ़ आ गया तो वहाँ के लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं जिस एरिया में बाढ़ आता है, तो आपका इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी डिस्प्लेस्ड पर्सन को दोबारा बसाने के लिए जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिसीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही, ये भी अपने इंडिया में इसके भी पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है, तो आपका पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड है नेशनल पॉलिसी ऑन रीसेटलमेंट एंड हैबिलिटेशन 2003, तो फ्रेंड्स सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो थर्ड है वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, तो फ्रेंड्स ये तीनों ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द रीसेटलमेंट्स और रिहैबिलिटेशन फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके आंसर तीनों ही हो जाएंगे 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है विद रेफरेंस टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स ZSI के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट पूछा है, तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज एक्सप्लोरेशन, सर्वे, इन्वेंटरी और मॉनिटरिंग ऑफ द फॉनल डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट्स और इकोसिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी गोल है, दैट वाज टू प्रमोट सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है इट कंडक्ट्स टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज टाइगर सेंसस वाज कंडक्टेड बाय NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सेकंड आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, तो आपको करेक्ट ही पूछा था पहला, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म बायो रेमेडिएशन, यानी बायो रेमेडिएशन टर्म को नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स बायो रेमेडिएशन जो है आपका वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सॉइल पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को या कोई भी सब सरफेस मटेरियल्स को हम लोग ट्रीट करते हैं, यानी कि उसके पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं, डिग्रेड करने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। ठीक है, यानी रेमेडी समझ लीजिए। रेमेडी क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ का इलाज करते हैं। तो जैसे सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन का इलाज करते हैं हम लोग किसके थ्रू, रेमेडी के थ्रू, लेकिन यहाँ पे बायो लगा हुआ है, बायो रेमेडिएशन, यानी हम लोग उसमें उस प्रोसेस में जो यूज करेंगे दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई भी केमिकल एजेंट जो है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे उस पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। हम लोग किसको यूज करेंगे, बायो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, को यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी पॉल्यूशंस लाइक सॉइल पॉल्यूशंस और वाटर पॉल्यूशन, और उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, बायो रेमेडिएशन। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ द प्रोसेस विच यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी आपका यही आंसर हो गया। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही आपका ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो बायो रेमेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो फ्रेंड्स नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिफरेंस आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आपको सही बताना है कौन सा सही डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है उनके एरियाज़ को। ठीक है, एक 3 जोन में बांट दिया जाता है, कोर जोन, बफर जोन और आउटर जोन। ठीक है, जिसमें से जो कोर जोन होता है दैट इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड, और बाकी के जो बफर जोन और आउटर जोन है उसमें कुछ लेवल्स तक जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, यानी कुछ लेवल्स तक जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होते हैं। ठीक है, तो और सेम इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसमें भी कुछ लेवल तक जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको अलाउ किया जाता है, जैसे टाइम वर्क हार्वेस्टिंग के लिए या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए, यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी है उसको, उसके कलेक्शन के लिए ह्यूमन को अलाउड है उसके अंदर। ठीक है, जो लेकिन नेशनल पार्क जो है दैट इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड, यानी नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है किसी भी प्रकार का वो अलाउड नहीं होता है। नेशनल पार्क आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो अब आप स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है व्हाइल अ नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ स्पीसीज, अ बायोस्फीयर रिजर्व एम्स टू प्रोटेक्ट एन इंटायर इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि जो नेशनल पार्क है दैट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ओनली द हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज, बट बायोस्फीयर रिजर्व एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटायर इकोसिस्टम, यानी उस इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें रह रही है, चाहे ह्यूमन बींग है, चाहे और जो भी चीज़ें उस इकोसिस्टम में रह रही है, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन जो नेशनल पार्क है दैट प्रोटेक्ट ओनली द स्पीसीज विच लिव इन दैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है व्हाइल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर परमिटेड इन नेशनल पार्क दे आर प्रोहिबिटेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। ये फ्रेंड्स बिल्कुल उल्टा लिख दिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क बट इट इज़ परमिटेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट आपका करेक्ट था, तो इसलिए आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो फ्रेंड्स अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो AEPC है यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आप ये जो N95 और PPE सूट्स को जो है इसका एक्सपोर्ट पर जो आप बैन लगाए हैं उस बैन को हटाइए। ठीक है, ताकि जो N95 मास्क है और जो PPE सूट्स है उसका एक्सपोर्ट जो है वो खुल सके, यानी उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये जो AEPC है, AEPC इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। और फ्रेंड्स AEPC आज के समय में इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी फॉर द प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाला बहुत ही पावरफुल बॉडी है ये, जो किसके थ्रू रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि N95 और PPE के सूट्स जो है उनके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाए हैं आप उस बैन को फटाफट लिफ्ट कीजिए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें उसका भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आप स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ये नहीं होगा, यहाँ पे टेक्सटाइल होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये फंक्शन करता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ AEPC इज नॉट इलेक्टेड या नॉट अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है दैट इंक्लूड्स पर्सन फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं और इंडस्ट्री के भी लोग होते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इस AEPC का चेयरमैन को इलेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर बन जाएगा आपका नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है विद रेफरेंस टू द अर्थ समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स अर्थ समिट से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो ये आपको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था उसी को हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं। ठीक है, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो आपका पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 1992 इन रियो डी जेनेरियो। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक, उसी को हम लोग अर्थ समिट भी कंसीडर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है एजेंडा 21 अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान वाज एन आउटकम ऑफ दिस समिट। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एजेंडा 21 है ये उसी 1992 अर्थ समिट का ही एक आउटकम है। तो आपका इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई है क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रैफिक एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीनी न्यूज़ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रैफिक होता है यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स, ठीक है, यानी कि जो भी फ्लोरा एंड फोना से रिलेटेड ट्रेड एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं शॉर्ट में। यानी ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि वो किन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स जो ट्रैफिक है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1976, यानी 1976 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। IUCN और WWF दोनों ने मिल करके 1976 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो IUCN हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और WWF हो गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका पहला स्टेटमेंट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि, और जो सेकंड है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इनका कोई रोल नहीं था ट्रैफिक को इस्टेब्लिश करने में। जो थर्ड स्टेटमेंट है IUCN, तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने बताया कि IUCN और WWF इन दोनों ने मिल करके ही 1976 में ट्रैफिक का इस्टेब्लिशमेंट किया। दैट वाज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपको नीचे 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं और आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द अबव गिवन ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बायो फर्टिलाइजर्स एक स्पेसिफिक टाइप्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम लोग फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो एनेवेना एजोला है, ठीक है, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एजोला पिन्नाटा है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे फर्टिलाइजर्स होते हैं और इनको बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आपको ये राइजोबियम है, तो फ्रेंड्स ये राइजोबियम इज़ अ ग्रेट नाइट्रोजन फिक्सर, और आपको पता ही है कि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कितना बड़ा खेल होता है, कितना बड़ा रोल होता है। तो आपका राइजोबियम जो है ये वन ऑफ द ग्रेट नाइट्रोजन फिक्सर्स, और जो नॉस्टॉक है ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, अजोला है ये भी है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी आपका फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको चारों ही आंसर हो गया, यानी ऑल द 4 ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है टू अवॉइड स्ट्रेस एंड अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि कोई भी अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज सस्पेंड देयर ग्रोथ एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं जो अपना ग्रोथ जो है उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ, यानी इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं बाहर, उसको देखते हुए कुछ एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज जो हैं वो अपने आप को डोरमेंसी स्टेट में लेकर के चले जाते हैं, यानी वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही कम कर देते हैं। एक तरह से आपको मतलब लगेगा कि बिल्कुल मरा हुआ है ये, ठीक है, यानी एक मरे हुए अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लगभग बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक वो अनफेवरेबल सिचुएशन जो है उनके फेवर में नहीं आ जाता है तब तक के लिए। तो जैसे ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स ऑन द फंजाई एंड बैक्टीरिया, स्पोर्स जो है वो डेवलप कर जाता है फंजाई और बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही एग्जांपल। सेकंड है डिले इन द सीड जर्मिनेशन इन सम प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके जो सीड को जर्मिनेट करने के लिए आप रखेंगे तो वो काफ़ी डिले, यानी कि आप वो 4-5 दिन तक उसमें से जो है अंकुरित वो होता ही नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है डेड अवस्था में चला गया है, यानी डोरमेंसी स्टेट में है वो अभी। और वो क्योंकि उसके लिए जो है बाहर का जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर देम, तो इसलिए वो अपने आप को डोरमेंसी स्टेट में लेके चले जाते हैं, वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो आपका दोनों ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, दोनों ही एग्जाम्पल हो गया डोरमेंसी स्टेट्स का। तो आपके आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है विद रेफरेंस टू नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स आपको नीरी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ पायोनियर लेबोरेटरी इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज नीरी इज़ द पायोनियर लेबोरेटरी इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और फ्रेंड्स नीरी जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ही एक हिस्सा होता है, यानी नीरी इज़ अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके जो हेड होते हैं, यानी कि नीरी के जो हेड होते हैं दैट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज अ प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसके दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, आपको अभी मैंने बताया कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ प्रेसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैंने ये भी बताया कि इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1 एंड 3, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला और करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है वेरी स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड प्राइमरली इन पोलर रीजन्स। आपका यहीं पर इनकरेक्ट हो गया फ्रेंड्स, बिकॉज स्मॉल एनिमल्स कैन नॉट बी फाउंड इन पोलर रीजन्स, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स उसका सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम, यानी कि उसके वॉल्यूम के रेफरेंस में जो उसका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़्यादा सरफेस एरिया होने के वजह से वो जो अपना हीट है, अपना बॉडी का जो हीट है उसका, वो काफ़ी जल्दी लॉस कर जाते हैं, ठीक है। और जैसा आपको मालूम है कि पोलर रीजन्स में जो है सिर्फ बर्फ़ ही पाया जाता है, यानी कि काफ़ी ठंडा होता है वहाँ पे पोल्स पे, ठीक है। तो और वहाँ पर स्मॉल एनिमल्स मतलब रह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज स्मॉल एनिमल्स का जो है सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, और उस सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपना हीट काफ़ी तेज़ी से लूज करते हैं, और हीट लूज करने वाले एनिमल्स जो है पोलर रीजन्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव बोथ इन पोलर एंड डेजर्ट इकोसिस्टम बिकॉज दे मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं दैट इज़ एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं दैट और कुछ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज़ भी हैं दैट इज़ एनेबल ऑफ सच रेगुलेशन, यानी कुछ और इसमें मैमल्स भी आते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो किसी भी इकोसिस्टम में सर्वाइव कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर जो भी एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया स्टेबल रखने में, तो फ्रेंड्स वो उसको इकोसिस्टम से क्या मतलब है, चाहे वहाँ ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो तो अपना बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रख लेता है। तो इसलिए ऐसे मैमल्स जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम में रह सकते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। इसमें कुछ मैमल्स भी आते हैं, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज़ एबल टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। तो उसमें फ्रेंड्स मैमल्स भी कुछ आ जाते हैं, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो गया था इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स हमारे इस इनिशिएटिव से अगर आपको तैयारी करने में थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम इस पर सीसेट का वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।